हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर हम ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही हमने फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच के ऊपर बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो लेक्चर भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एक साथ ही छोटी सी रिक्वेस्ट और, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है और कौन से ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो रेडियो एक्टिव नेचर शो करते हैं। तो हम बात करें हमारी पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बेसिकली दो टाइप के एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट वो होते हैं जो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबल एलिमेंट बोले तो जिनकी प्रॉपर्टी टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होती उनको हम स्टेबल एलिमेंट बोलते हैं। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होती रहती है, उनको हम अनस्टेबल एलिमेंट बोलते हैं। और जो अनस्टेबल एलिमेंट है या फिर जो डिस्टर्ब एलिमेंट है, उस डिस्टर्ब एलिमेंट के अंदर से लगातार रेडिएशन का इमिशन होता रहता है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन का इमिशन होता रहता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और कुछ पार्टिकल लगातार इमिट होते रहते हैं, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें न्यूक्लियस के अंदर से लगातार रेडिएशन का इमिशन होता रहता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, उसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और हमारे पास जो हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस बोले तो जिनका एटॉमिक नंबर 90 से अबो है या 90 है, या फिर जिसका मास नंबर 230 से अबो है, वही न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस शो करते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। वही न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो लगातार रेडिएशन का इमिशन करते हैं। और यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट स्टेबल होना चाहती है। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो भी स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, रेडिएशन का इमिशन करेगा। और उसके अंदर से लगातार स्पॉन्टेनियस इमिशन होता रहेगा रेडिएशन का, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाएगा। और ये एक टाइप की स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस का मतलब ये एक रैंडम टाइप का प्रोसेस है। हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि कौन सा न्यूक्लियस टूटेगा। कोई भी क्रिस्टल, उस क्रिस्टल में कोई भी न्यूक्लियस टूट सकता है, लेकिन हम उस न्यूक्लियस का हाफ लाइफ टाइम बता सकते हैं। हम ये जरूर बता सकते हैं कि उस न्यूक्लियस का हाफ टाइम क्या होगा। और साथ ही जो हैवी पार्टिकल है वही रेडिएशन का इमिशन करते हैं। उसके अंदर से फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, फिर बीटा पार्टिकल निकलते हैं, फिर गामा पार्टिकल का इमिशन होता है। तो ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। और साथ ही साथ रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कैसे हुई थी, हेनरी बैकरल ने की थी 1896 के अंदर। तो इसके डिस्कवरी के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर सम न्यूक्लियाई विच आर स्टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं। स्टेबल न्यूक्लियाई हम किसको बोलेंगे, जिस न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होती है उसको हम स्टेबल न्यूक्लियाई बोलेंगे। और साथ ही पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होती रहती है या फिर वो डिस्टर्ब होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो यहां पे हम यही बता रखा है, अनलेस द न्यूक्लियाई the property of these nuclei do not change with the passing of time unless the nuclei are otherwise disturbed। और जो बाकी के जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या होंगे, डिस्टर्ब न्यूक्लियाई होंगे या फिर वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। वो न्यूक्लियाई लगातार रेडिएशन का इमिशन करते रहेंगे, मींस उसके अंदर से स्पॉन्टेनियस इमिशन होता रहेगा। या तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द सेंस गामा रे को इमिट करेंगे, या फिर उनके उस न्यूक्लियस के अंदर से कोई पार्टिकल इमिट होता रहेगा। पार्टिकल बोले तो या तो उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा या फिर बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा। अल्फा पार्टिकल बोले तो डबली आयनाइज हीलियम एटम, और बीटा पार्टिकल बोले तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन भी हम बोल सकते हैं। तो द डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियस बाय इमिशन आइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और सम पार्टिकल। तो जो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो उस न्यूक्लियस के अंदर से स्पॉन्टेनियस रेडिएशन का इमिशन होगा, लगातार रेडिएशन बाहर निकलेगी और उसके अंदर से रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकल सकती है और साथ ही कुछ पार्टिकल भी बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका मतलब है यहाँ पे गामा रे से है। जो गामा रे होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। और सम पार्टिकल का मतलब है यहाँ पे अल्फा और बीटा। तो द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ इन न्यूक्लियाई अकोमोडेट बाय द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रे इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो जो
किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से स्पॉन्टेनियस डीके होता है, उस न्यूक्लियस का स्पॉन्टेनियस डीके होता है और उसके अंदर से इमिट क्या क्या इमिट होता है, अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, बीटा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, गामा पार्टिकल उस न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकलते हैं और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मीन्स हम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, जो लगातार रेडिएशन का इमिशन करता रहता है उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके ऊपर से बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर या बाहर से कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब्सटेंस अपने आप डिसइंटीग्रेट होता जाएगा, वो सब्सटेंस सेल्फ डिसइंटीग्रेट होगा और जब वो सेल्फ डिसइंटीग्रेट होगा तो उसके अंदर से लगातार रेडिएशन इमिट होती रहेंगी। ये बात लागू होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। और एक होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, वो एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट कुड बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो नेचुरल प्रोसेस भी होती है और वो आर्टिफिशियल प्रोसेस भी होती है। नेचुरली भी अकरिंग होती है, आर्टिफिशियल मींस आर्टिफिशियल में हम बाहर से कोई भी पार्टिकल एक न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं, जैसे ही हम बम्बार्ड करवाएंगे तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ही वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो उस न्यूक्लियस के अंदर से या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन होगा या फिर कुछ पार्टिकल का इमिशन उसके अंदर से होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय हेनरी बैकरल इन 1896। तो जो रेडियो एक्टिविटी है ये एक्सीडेंटली डिस्कवर की गई थी और इसको डिस्कवर किया गया था 1896 के अंदर। हेनरी बैकरल नाम के एक साइंटिस्ट थे और उससे पहले इन द सम वे एक्सरे वर डिस्कवर बाय रोंटजन इन 1895। और रेडियो एक्टिविटी से पहले हम जो एक्सरे की जो डिस्कवरी है वो भी हो चुकी थी, वो की थी रोंटजन नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1895 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। तो उसके बाद फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैकरल इन 1896 एक्सीडेंटली डिस्कवर द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना है या जो रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस है वो 1896 के अंदर एक्सीडेंटली डिस्कवर की गई थी। अब हम ये देखते हैं कि 1896 के अंदर इसको एक्सीडेंटली डिस्कवर कैसे किया गया था रोंटजन के द्वारा। तो जो रोंटजन नहीं, हेनरी बैकरल ने डिस्कवर किया था। रोंटजन ने एक्सरे को डिस्कवर किया था। तो हेनरी बैकरल के पास क्या था, एक यूरेनियम साल्ट था। उसने एक यूरेनियम साल्ट को फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर रख दिया और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक ब्लैक पेपर था और उस फोटोग्राफिक प्लेट को उठा के सनलाइट के अंदर रख दिया। और कुछ टाइम के बाद जब उसने उस फोटोग्राफिक प्लेट को देखा तो उसने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर कुछ स्पॉट बने हुए थे, कुछ डार्क स्पॉट बने हुए थे या फिर वो थोड़ी सी धुंधली हो गई थी देखने में। तो उसने सोचा कि ये जो स्पॉट आए हैं वो स्पॉट किस कारण से आए हैं इसके ऊपर। तो जो यूरेनियम था उस यूरेनियम के अंदर से रेडिएशन निकली और जो रेडिएशन वो ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करती है, कहां पे, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके गिरी। और जैसे ही फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर यूरेनियम सोल्ट से निकली हुई जो रेडिएशन है वो उसके ऊपर गिरी तो उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ स्पॉट बन गए या फिर वो देखने में थोड़ी सी धुंधली हो गई। तो उसने सोचा जो यूरेनियम साल्ट है उसने जो रेडिएशन का इमिशन किया है वो सनलाइट की प्रेजेंस में किया है। उसने अगेन इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा और जब इसने दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा तो एक्सीडेंटली जो मौसम था वो क्लाउडी मौसम था, क्लाउडी था, बादल हो रखे थे, तो वो सनलाइट में उसको नहीं रख पाया। तो उसने यूरेनियम साल्ट को उस फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर रखा और जो टेबल का ड्रॉवर था उसके अंदर रख दिया। और कुछ टाइम के बाद जब उसने देखा तो फिर से उसके ऊपर कुछ स्पॉट बने हुए थे। तो उसने वहां से बताया कि ये जो रेडिएशन का इमिशन हो रहा है यूरेनियम साल्ट के अंदर से वो सनलाइट की प्रेजेंस के कारण नहीं हो रहा, वो बिना सनलाइट के भी वो रेडिएशन का इमिशन कर रहा है। तो यहां से रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी। अब इस चीज को हम पढ़ भी लेते हैं, लिखना कैसे है। When he took a photographic plate, put in black paper, place in uranium salt, एक फोटोग्राफिक प्लेट ली, यहाँ पे हम पुट भी लिख सकते हैं। उस फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर हमने पुट किया यूरेनियम साल्ट को और यूरेनियम साल्ट को क्या किया, एक्सपोज कर दिया सनलाइट के अंदर। एक्सपोज इन सनलाइट ऑन डेवलपिंग द फोटोग्राफिक प्लेट ही फाउंड ए डार्कनेस एंड फोगी। तो उसने देखा जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो थोड़ी सी डार्क हो गई थी और उसके ऊपर कुछ स्पॉट बन गए थे। तो दैट यूरेनियम साल्ट हैज इमिट रेडिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उसने सोचा जो यूरेनियम साल्ट है, यूरेनियम साल्ट ने सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ रेडिएशन का इमिशन किया है which could penetrate into the black paper। तो जो उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो ब्लैक पेपर था, तो जो रेडिएशन उस न्यूक्लियस से निकली वो रेडिएशन उस ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करके कहां पे गई, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गई और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ स्पॉट बनना या स्टार्ट हो गया या फिर फोगी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और बाद में उसने ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सनलाइट की एब्सेंस में किया तो उसने वहां से देखा कि
अब्सेंस में भी जो यूरेनियम साल्ट है वो रेडिएशन का इमिशन कर रहा है, तो उसने बताया भी यूरेनियम साल्ट को रेडिएशन का इमिशन करने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही रेडिएशन का इमिशन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट से पहले हम ये भी बता सकते हैं, तो यहां से हमें रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी, और सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर किया गया था वो यूरेनियम था। उसके बाद जो मैडम क्यूरी थी, मैडम क्यूरी जो हेनरी बैकरल जो बैकरल था उसी की लेबोरेटरी में वर्क करती थी, और मैडम क्यूरी ने दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कवर किया था, और जो दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे वो एक तो पोलोनियम था और जो सेकंड था वो रेडियम था। ठीक है, सम आफ्टर पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी वर्किंग इन Becquerel laboratory found two element then uranium which were also radioactive। तो उन्होंने देखा रेडियम के बाद भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रेडियोएक्टिव नेचर शो करते हैं, और उन दो एलिमेंट के नाम क्या थे हमारे पास, एक तो पोलोनियम था और उसके बाद रेडियम था। तो जो रेडियो एक्टिविटी है इसको हम शॉर्ट में एक्टिविटी भी बोलते हैं। एक बार नेट के एग्जाम में पूछा गया था एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी, तो यहाँ पे इसकी जो एसआई यूनिट होगी रेडियो एक्टिविटी की वो होगी बैकरल, और जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी क्यूरी भी होती है, क्योंकि मैडम क्यूरी ने भी इसके ऊपर काम किया था। जो रेडियो एक्टिविटी की एक यूनिट और होती है रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी इसके ऊपर काम किया था। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। जो पेरी क्यूरी थे और मैरी क्यूरी थे वो बैकरल की लेबोरेटरी में वर्क करते थे, और वहां से उन्होंने दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कवर किया था। जो फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो है पोलोनियम और उसके बाद है रेडियम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर फाउंड आउट देयर कंपोनेंट इन पेनिट्रेशन रेडिएशन। तो यहां से जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड के जो कोवर्कर थे या फिर उसके जो फ्रेंड थे जो उसके साथ वर्क कर रहे थे, तो वहां से उन्होंने देखा जो रेडिएशन है किसी भी सब्सटेंस के अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वो रेडिएशन बेसिकली तीन टाइप की होती है हमारे पास, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। अब इनकी डिस्कवरी कैसे की अल्फा रे की, तो ये हमने कोई एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया और इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेंस एक तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेट लगा दी, एक तरफ हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लेट लगा दी। तो यहाँ पे देखा गया इस साल्ट के जो हमने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया इसके अंदर से जो पहली रेडिएशन निकली वो नेगेटिव चार्ज की तरफ चली गई, जो सेकंड निकली वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ चली गई, और जो थर्ड निकली वो किस तरफ चली गई, वो ना पॉजिटिव की तरफ गई और ना हो नेगेटिव की तरफ गई। मींस जो फर्स्ट रेडिएशन निकली वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, जो नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, जो सेकंड निकली वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, जो थर्ड थी वो ना पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई ना ही नेगेटिव की तरफ। जो फिर नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई उस पर हमने बता दिया नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कौन होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसको अल्फा रे नाम दे दिया गया। जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगी ऑब्वियसली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और उसको बीटा रे नाम दे दिया गया। जो ना पॉजिटिव की तरफ गई ना ही नेगेटिव की तरफ गई उसको गामा रे नाम दे दिया गया यहां से। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो अलग अलग कंपोनेंट थे रेडिएशन के वो अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, उसके बाद ये आइडेंटिफाई किया गया जो अल्फा रे होती है उस अल्फा रे का जो मास होता है वो डबली आयनाइज हीलियम एटम के बराबर होता है, और जो बीटा रे निकलती है, बीटा रे क्या होती है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बाहर निकलता है, और उसके बाद जो गामा रे होती है, गामा रे में ये बताया गया एक हाई एनर्जी फोटोन निकलता है। तो अल्फा पार्टिकल वर आइडेंटिफाई एज ए हीलियम न्यूक्लियाई, बीटा पार्टिकल एज आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन, एंड गामा पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया गया हाई एनर्जी फोटोन से। उसके बाद लेटर ऑन आगे फिर फर्दर स्टडी हुई इसके ऊपर, तो बाद में देखा गया जो बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल फर्दर तीन टाइप के होते हैं, तीन मोड होते हैं बीटा पार्टिकल के, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, आने वाले लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे बीटा नेगेटिव अल्फा पार्टिकल के बारे में या अल्फा डीके के बारे में, फिर बीटा डी के बारे में और फिर गामा डीके के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दे आर इलेक्ट्रॉन इमिशन, जो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा नेगेटिव इमिशन, और जो सेकंड है उसमें पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है जिसको हम बीटा पॉजिटिव इमिशन भी बोलते हैं, और जो थर्ड है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, इसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद सिमिलर जो गामा डीके है, ये गामा डीके भी हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। पहला जो होता है गामा इमिशन होता है, जो सेकंड होता है इंटरनल कन्वर्जन होता है, और जो थर्ड होता है इंटरनल पेयर कन्वर्जन। तो वन बाय वन हम आने वाले लेक्चर में इन सबको पढ़ेंगे। इस ब्लॉक डायग्राम से हम सबको डिफाइन करके बता सकते हैं। जो सबसे पहले हमने बता रखा है यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर डीके है, न्यूक्लियर डीके के मोड बता रखे हैं। बेसिकली तीन टाइप से रेडिएशन निकलेंगे उसके अंदर से, अल्फा, बीटा एंड गामा। फर्दर फिर बताया जो बीटा डीके है वो फर्दर तीन टाइप से होती है, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और उसके बाद यहाँ पे बताया जो गामा डीके वो फर्दर तीन टाइप से होती है, बीटा गामा
गामा इमिशन और इंटरनल कन्वर्जन और इंटरनल पेयर कन्वर्जन, ये फर्दर 3 टाइप की होती है। तो ये था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।